हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन दिल्ली डिफेंस वॉरियर एकेडमी। तो आज से हम फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए के ऊपर, एनडीए के सिलेबस के बेस पे 2022। आज हम फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ एंड इट्स मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ तीनों लॉ के बारे में हम ब्रीफली जानेंगे कि तीनों लॉ एक्चुअली है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। तो हम सब जानते हैं कि न्यूटन पापा ने हमें कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे, है ना। तो 3 तो लॉ दिए थे, लेकिन हमें मेन क्या है, हम सब बता सकते हैं कि 3 लॉ है, लेकिन लॉ क्या क्या है चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ कहता है द बॉडी इन रेस्ट और द बॉडी इन मोशन still in motion or still in rest unless until the unbalanced force or unbalanced net force applied on it। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है, रुकी हुई है ना, तो वो बॉडी तब तक रुकी रहेगी। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो बॉडी तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स, कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो न्यूटन बाबा का पहला लॉ कहता है कि वो बॉडी जो चल रही है या फिर वो बॉडी जो रुकी हुई है वो तब तक रुकी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं पड़ता। सपोज हम बस में चल रहे होते हैं, तो बस रुकी रहती है, तो हम बस के सीट पे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहे हैं, तो हम क्या है, एक रेस्ट पोजीशन में, हम मोशन नहीं कर रहे हैं। जैसे ड्राइवर बस को स्टार्ट करके फर्स्ट गियर लगा के गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो हमारी बॉडी को एक फोर्स झटका लगता है, हम ऐसे पीछे की तरफ होते हैं। जब गाड़ी आगे जाती है तो हम पीछे की तरफ से होते हैं। तो क्या हो रहा है, हमें हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमारी बॉडी रेस्ट में थी, क्या चली गई अब मोशन में। वैसे ही गाड़ी चल रही होती है, अचानक ब्रेक मारते तो हमको एक झटका महसूस होता है। उसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का मेन मुद्दा, इक्वेशन ऑफ मोशन का मेन एक्सप्रेशन यही है। इसमें क्या है कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। द बॉडी इन मोशन और द बॉडी इन रेस्ट remain in rest or remain in motion unless until the unbalanced force or the net external force applied on it। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि हमारी बॉडी का मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ में बेसिकली ये आता है, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ इसको। सेकेंड लॉ सेज दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दैट what happened to the massive body when acted upon by external force. The second law of motion states that the force acting on the body is equal to the product of the mass and the acceleration। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि वो फोर्स जो हमारी बॉडी पे लग रहा है वो किसके इक्वल है? the force is equal, जो फोर्स हमारी बॉडी पे लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी पे लग रहा है, वो किसके इक्वल है? तो वो फोर्स हमारी बॉडी के मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट पे बेस्ड, प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट से इक्वल है। इन दोनों का प्रोडक्ट पे फोर्स हमारा बेस्ड है। तो हमको इसको समझना कैसे है, पहले तो बात कर लेते हैं ये मास। हर कोई पूछता हमसे मास क्या होता है? मास वो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास और वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है?
दोनों है लगभग थोड़ी सी मतलब कॉमन चीज है दोनों, हम अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मास क्या होता है और एक वेट क्या होता है। तो मास क्या होता है? मास, हम all the particles present inside our body is considered as mass. All the particle present inside our body is considered as mass. जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम मास कहते हैं। और मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप यहाँ रहें आसमान में रहें, कहीं भी मास चेंज नहीं होता। अब यही बात करते हैं हम वेट के बारे में। वेट क्या होता है? तो टोटल वेट के मीनिंग क्या होता है? मास और ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? द टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है वो और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिल रहा है ग्रेविटी से, उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेट। कहा जाता है कि जब हम मून पे जाते हैं तो हमारा वेट क्या होता है? कम हो जाता है। तो कैसे होता है? वेट क्या होता है? वो चेंज हो जाता है क्योंकि हम नीचे रहते हैं, नीचे से ग्रेविटी का फोर्स पड़ रहा होता है उसको हमारे ऊपर, तो हम ऊपर चले जाते हैं, ग्रेविटी नीचे से खत्म हो जाती है, ऊपर चले जाते हैं। तो क्या होता है? हमारी बॉडी का वेट चेंज हो जाता है। जब हम यहाँ से मून पे जाते हैं मास चेंज नहीं होता। तो मास और वेट में दो सिंपल डिफरेंस है, आप लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मास नेवर बी चेंज बट वेट कैन बी चेंज। वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता। तो ये था हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अब पढ़ लेते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्शन हो ना, कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं उसका अपोजिट इक्वल एक क्या होता है? हमारे साथ रिएक्शन होता है। एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन इसको हम कहते हैं। इस सारे लॉ को हम, न्यूटन के थर्ड लॉ को हम एक्शन और रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका मीनिंग है कि अगर कोई हम एक्शन कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन होता है। सपोज कि बॉल होती है ना, बॉल रबड़ वाली बॉल होती है, उस बॉल को अगर हम दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है? हम इधर से जितना फोर्स लगाते हैं वो दीवार से वापस टकरा करके इधर हमारी तरफ फिर से बॉल आती है। तो ये क्या हो रहा है? इसमें क्या काम कर रहा है? ये न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें काम कर रहा है। कैसे? एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन। हमने एक्शन किया, उसने उधर से रिएक्शन किया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हम जो एक्शन करेंगे उसको अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होगा। चलिए इसको ब्रीफली समझते हैं। When the two bodies interact, they apply forces on each other that are equal in magnitude and opposite in direction. एक और इम्पोर्टेंट चीज, हम जब दो बॉडी एक दूसरे पे काम करती है ना, जब दो बॉडी, ये एक बॉडी है, ये दीवार है मान, और इसमें क्या होगा? जब ये बॉल इधर जाके टकराई, when this ball इधर जाके टकराई यहाँ इस दीवार के ऊपर, तो देखिए यहाँ से भी एक बॉल ऐसे आएगी घूम करके आई ना। तो क्या जितना फोर्स हमने यहां से लगाया, जितना फोर्स हमने इस बॉल को मारने के लिए दीवार पे लगाया है, उतना ही फोर्स वो दीवार लगाएगी बॉल को हमारी तरफ आने में। तो क्या हो रहा है? फोर्स बोथ, इधर का फोर्स सपोज करें ए है तो इधर का फोर्स जो है वो भी क्या होगा? ए होगा, है ना। तो इसको ए क्या मतलब ये माइनस ए होगा लेकिन इक्वल होगा, दोनों साइन अलग है ना, इधर से उल्टा आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव ले सकते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए कि दोनों का फोर्स क्या होगा? सेम होगा। क्या अलग होगा इसमें? इसमें डिफरेंट एक चीज होगा। क्या आपको क्या दिख रहा है? हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में लेकिन आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा डिफरेंस क्या हुआ? हमारा डिफरेंस हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्या होता है इसमें? एक्शन अगेंस्ट, इसमें क्या था? जब हम एक्शन करते हैं तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है ना। तो उसमें क्या होता है? हमारे फोर्स सेम होते हैं बट हमारा डायरेक्शन जो होता है चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
let's consist of book resting on the table. Resting on the table, the book applies a downward force equal to the weight of the table. According to the third law of motion, the table applies an equal and opposite force of the book. The force occurs because the book slightly deforms the table. As the result, pauses back on the table of the Let's take an example. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करिए दिस इज अ बुक. ये एक बुक है और मेरा हाथ क्या है, टेबल है. सपोज करिएगा, ठीक है. मेरी बुक टेबल के ऊपर स्टेबल है. तो अब मैं आपसे पूछूं कि मेरी बुक यहाँ पे रुकी क्यों है. ये बुक यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में क्यों है? क्योंकि जो डाउनवर्ड फोर्स है, ग्रेविटी वाला फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स है बुक के ऊपर लग रहा है, बोथ आर इक्वल. अब आप कहोगे कि डाउनवर्ड अपवर्ड तो इक्वल मानते हैं, लेकिन फिर बुक को तो साइड में भागना चाहिए. नहीं, साइड का फोर्स, इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स भी इक्वल है. दैट एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन है ना. सपोज इधर ये खींच रहा है जितना, इसको इतना ये भी खींच रहा होगा ना. तो बुक क्या है, दोनों टाइप का फोर्स जो है वो सेम है. इसकी वजह से बॉडी जो है हमारी रुकी हुई है. तो उम्मीद है कि आप लोग न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तीनों लॉ के बारे में समझ गए होंगे. अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इक्वेशन पे काम करेंगे. हाउ टू डिराइव द लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करते हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव कैसे करते हैं तीनों मेथड से, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू बच्चों.